मैडम स्पीकर, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया। Agriculture continues to be the main driver of the rural economy. Our hardworking farmers, supported by the pro-farmer policies of our government in the past 4.5 years, have produced agriculture commodities in record quantities. Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since the last 2 years relative to the non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented landholding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labor, and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into the clutches of money lenders. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। ये बजट कई मायनों में खास रहा। सरकार ने देश के किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की, जिनका दूर तक असर होना था। पर एक औसत गांव का बजट कैसा होता है, किसान क्या कहता है, ये जानने आरएस टीवी की टीम राजधानी दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव विद्यापुर गई। तो चलिए मिलते हैं स्थानीय किसानों से, जिनसे बात की हमारी संवाददाता नीलू व्यास ने। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम गांव का बजट में। ये कार्यक्रम हम आपको अंतरिम बजट के कुछ ही दिनों बाद लेकर आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम है विद्यापुर। यहाँ के बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको जैसा याद होगा कि अंतरिम बजट की जो सबसे बड़ी सुर्खी थी वो थी सरकार की घोषणा 6,000 रुपये की राशि जो छोटे और मझले किसानों को हर साल दी जाएगी। इस राशि से किसानों में बहुत उत्साह है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे संशय भी मन में है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कैसे सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सारे किसान आज हमारे साथ जुड़ेंगे और इन किसानों के पास जाने के पहले आपको आज के इस खास पैनल से मैं रूबरू कराना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश सिरोही जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। उनके साथ हैं हरवीर सिंह जी, जो पूर्व प्रधान हैं विद्यापुर गाँव के। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद कुमार सिंह जी, जो कृषि मामलों के संपादक रहे हैं और बहुत लंबे समय से उन्होंने कृषि के मामले पर काम किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और एक बहुत जोरदार तालियां हो जाएं जो एक घोषणा हुई है आज इस बार के अंतरिम बजट में। और मैं अपना जो पहला सवाल है मेरा आज उन किसानों के पास मैं लेके जाऊंगी। जब हम एक गांव के बजट की बात करते हैं तो क्योंकि हम सब एक शहरी इलाकों से आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गांव के बजट के बारे में पता नहीं होता कि ये गांव का बजट बनता कैसे है। शहर के जो परिवार हैं उनका बजट किसी और हालातों में बनता है। आपका जो बजट है वो किन चीज़ों पे आधारित है, आपसे पहले जानना चाहेंगे। मैं दीपक राठी, गाँव सांजापुर। अपने घर के बजट की बात तो ये है कि किसान को सबसे पहले तो उम्मीद यही है कि भाई हम फसल कौन सा सीजन आ रहा है कि गेहूँ बुआई करेंगे तो उसके लिए हमें डीजल का इतना खर्चा चाहिएगा और बीज के लिए इतने पैसे चाहिएंगे, डाई के लिए इतने पैसे चाहिएंगे, फिर मजदूरी के लिए पैसे चाहिएंगे। उसके बीच में हम अपने घर का बजट भी ये है कि भाई गाँव के लिए हम चारा लाएंगे, हमारे अपने घर के लिए इतना राशन लगेगा, अपने बच्चों की फ़ीस के बारे में सोचते हैं कि फ़ीस कैसे जाएगी।
अपना घर का बीमारी का खर्चा भी हमें देखना पड़ता है कि घर में बीमार हो रहे हैं तो वो कैसे दिया जाएगा। अच्छा। तो लेकिन कारण क्या, किसान पहले खर्च कर लेता है, उसके बाद खर्च करता है। और शहर का जो बजट बनता है, पहले हमारी तनख्वाह आती है, उसमें हम पूरा बजट बना के चलते हैं कि इतनी तनख्वाह है, 10,000 आ रही है तो 2,000 में दूध हो जाएगा, 2,000 में बीमारी हो जाएगी, 2,000 में घूमना हो जाएगा, 2,000 में राशन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि किसान के पास बंधी इनकम नहीं है, उसे नहीं पता कि मेरे खेत में कितना गेहूं पैदा होगा या मेरे खेत में कितनी सरसों पैदा होगी। वो तो उसे उम्मीद रहती है कि भाई मेरा इतना पैदा आएगा, एडवांस खा लेता है कि भाई 10,000 के गेहूं आने वाले हैं तो बनिए से इतना उधार ले लेता है कि परचून का इतना उधार ले लिया और जो है फीस बाद में उधार कर दी कि बाद में इकट्ठी जमा हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये कि किसान भ्रमित रहता है कि मेरे पास कहाँ से इनकम आए। उसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि मतलब मेरा इतना इनकम आ जाएगा तो मैं इसे कैसे करूँ खर्च, वो पहले ही उसे एडवांस खा लेता है। तो बेसिकली जो आपका जो बजट है, गांव के परिवार का जो एक बजट बनता है, वो भ्रम में बनता है और आप ज्यादातर उधारी पर जाते हो ज्यादातर चीजों पे, क्योंकि आपकी एक बंधी इनकम नहीं है। तो अब इसी मोड़ पे अब हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि किसान के पास एक बंधी हुई इनकम नहीं है और ऐसे मौके पर जब सरकार आपको ये बोलती है कि 6,000 रुपए आपको सालाना दिए जाएंगे, तो वो कितनी बड़ी राहत बन के इस समय आएगा। सबसे पहली बात भले वो छोटी राशि है, एक छोटी शुरुआत सरकार ने की है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत और ज़्यादा पैसे होने चाहिए थे, उसमें अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या एक राहत के रूप में आएगी ये राशि? सबसे पहली बात तो इस सरकार का स्वागत करना चाहिए कि शुरुआत तो हुई जी, कम है लेकिन शुरुआत तो हुई। अब आगे की बात यह है कि जैसे 6,000 रुपये मिलेंगे, ये भी 3 किस्तों में कर दिए हैं जी। अब 2,000 रुपये मैं तो समझता नहीं कि इतना हो जाएगा, लेकिन इसलिए अच्छा है कि कम से कम कुछ मिला, एक आस किसान को जगी कि हाँ हमें बधी इनकम, भाई मार्च में 2,000 आ जाएंगे, फिर अक्टूबर में 2,000 आ जाएंगे, फिर दिसंबर में 2,000 आ जाएंगे। एक बंधी इनकम का हमें ऐसा तो लगा कि हाँ 2,000 हम पे आ रहे हैं जी। अब तक ऐसा कुछ नहीं था। ओके। कुछ और किसानों को मैं चाहूँगी बात करने के लिए। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है, गांव मेरा पूठड़ी है। सरकार ने पहल तो बहुत अच्छी की है 6,000 रुपए की। शुरुआत सही, थोड़ी पूंजी सही, लेकिन शुरुआत अच्छी है। लेकिन इसमें अभी बहुत मतलब कंफ्यूजन है हम लोगों को। अच्छा, क्या? एक खाते में 4 खातेदार हैं तो चारों को ही अलग अलग मिलेंगे या किसी एक को मिलेंगे, और उनमें से अगर किसी एक को मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? अच्छा सिरोही जी, मुझे ये बताइए कि अब जो ये धनराशि जो सरकार ने अभी जिसकी घोषणा की है, ये वाकई में ज़मीनी तौर पर कितनी राहतपूर्ण साबित होगी? देखिए, ये जो सरकार ने 6,000 रुपये की घोषणा की है, जो बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, वो अपना खाने भर के लिए दाने घर में पैदा करते हैं, गेहूँ चावल थोड़ा बहुत कुछ और पैदा कर लिया। उसके पास अगर 2 गाय है, 2 भैंस है, उसके लिए कुछ चारा खोल लिया, कुछ इधर मजदूरी कर ली, और उसकी जब लागत लगाने की नौबत आती है तो उसके पास पैसा ही नहीं होता। तो अगर बुआई से पहले उस समय जब ये पैसा मिलेगा तो उसको इससे लाभ होगा। तो ज़्यादातर ये उस किसानों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो बहुत छोटे किस्म के किसान, जिनके पास बेचने के लिए है, उनके लिए शायद उतना नहीं फ़र्क पड़ता इससे, लेकिन छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा इससे मिलेगा। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बीज खरीदना, खाद खरीदना, हाँ, उसमें छोटे उस समय ज़रूरत पड़ती है, बाज़ार से ही उधार लेके आता है, उसमें ये सहयोग करेगा। ये पैसा रकम छोटी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस सरकार ने ये तय किया कि उनकी मदद करनी है, और सैद्धांतिक रूप से कोई जब समय बात तय हो जाती है तो मैं समझता हूँ उसमें आगे गुंजाइश होती है बढ़ने की जी। तो किसान की जो परेशानी है उससे निकालने का काम ये सरकार ने एक पहल के रूप में शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार का स्वागत करना चाहिए। और बहुत सारी तकलीफ़ें, जैसे कुछ भाइयों ने बताया कि अगर एक खाते में 4 हिस्सेदार हैं तो उनका कैसे होगा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इसको भी जल्दी से क्लियर करना चाहिए कि उनका कैसे आपस में बंटवारा होगा, एक किसान को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये एक सैद्धांतिक बात है और ये बहुत अच्छी पहल मैं कह सकता हूँ। हरवीर जी, आपका क्या कहना है इस पूरे जो घोषणा पर? गवर्नमेंट का जो है अच्छा वो सुझाव है देवराज ने, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हर किसान को होगा। जो 24 बीघे वाला किसान भी है उसका यूरिया का खर्चा आता है 12 कट्टे। एक की फसल हमारे यहाँ ज़्यादा बुतती है, 12 कट्टे यूरिया हो गया। 12 कट्टे की कीमत हुई 3600 रुपये। तो हमने यूरिया गवर्नमेंट ने दे दिया, उसके साथ डाई भी, वो जो पैसे बचे डाई भी दे दी। जिसके द्वारा 5 बीघे ज़मीन है उसने और ज़्यादा बीज भी मिल गया, खाद भी मिल गया और सब चीज़ मिल गई।
तो इसका कोई नुकसान तो गवर्नमेंट तो दे रही है, कुछ ले तो रही ना। बिल्कुल। ना किसी चीज़ का हम पे पाबंदी लगा रही कि ये शर्त है तुम्हारे पास, कोई शर्त नहीं। अब इस गवर्नमेंट ने पास कर दिया, अगली भी देगी और वो दूसरी भी आओगी वो भी देगी, बिल्कुल, और बढ़ा के देगी कि बाप के हम ये दे रहे हैं, आगे जा रहे देंगे जी। लेकिन सरकार ने जो ये बोला है, अभी आऊँगी अरविंद जी आपके पास, कुछ और किसानों की मैं आवाज़ इस पर लेना चाहूँगी कि जो ये बात है कि जो 5 एकड़ तक की जिनके पास ज़मीन है उन किसानों को ये राशि मुहैया कराई जाएगी। सरकार ने कहा बड़ा अच्छा स्वागत है जी इसका, पर हमें उम्मीद नहीं जी ये रुपए मत मिलो उससे कोई परेशानी ना जी, मुझे बेजार नहीं बढ़ जाती इससे। ठीक है, अच्छा, और कोई इस पे कोई बात करेगा? हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो आपकी ज़मीन में जब आप खेती करते हो, खेती की जो आप प्लानिंग करते हो, तो 1 एकड़ में या 2 हेक्टेयर में आप किस हिसाब से बीज और खाद का हिसाब आप करते हैं? क्योंकि सरकार कितनी लागत लगती है? मैडम मेरे यहाँ तो 1 एकड़ है जमीन जो है। हाँ बताइए। छोटा किसान हूँ मैं, मजदूर आदमी हूँ, है जी। अब मजदूरी किसान की भी एक है, बाहर की भी एक है। जब सरकार दे रही है, जब पहले सरकार ने देख लिया, अब से 20 साल पहले तब ने कर लिया सरकार से। हाँ जी। मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ। अच्छा। मजदूरी आदमी हूँ, किसान आदमी भी हूँ। अच्छा। घर की तरक्की बहुत बढ़िया चल रही है। अरविंद जी, जो ये पूरी घोषणा है इसकी बहुत सारे जो तुलनाएं हैं, वो उड़ीसा में जो कालिया स्कीम है और तेलंगाना की जो रायतू बंधु स्कीम है उससे भी उसे जोड़कर देखा जा रहा है कि वहाँ पे ये ज़्यादा राशि है। तो क्या जो एक ये फीलिंग है कि किसानों के मन में ये बात आएगी कि भाई ये तो बहुत एक छोटी सी राशि है और एक बहुत आम सी भावना है, यहाँ पे कुछ किसानों ने ये बात बोली भी, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कंपैरिजन्स भी करना बड़ा नेचुरल है किसानों के लिए। नहीं, देखिए नीलू जी, हम लोग जिस इलाके में बैठे हैं मुख्य रूप से भारत का जो है हरित क्रांति वाला इलाका है और गन्ना जो है इस इलाके की लाइफलाइन है जी। मतलब पूरा जो है हर लगभग दूसरा घर जो है उसकी पूरी इकोनॉमी गन्ने से चलती है। गन्ने का जो है पिछले 15-20 सालों से जो पूरा साइकिल चल रहा है उससे नाराज़गी एक लगातार बनी हुई है जो है, क्योंकि गन्ने से पूरी आजीविका चलनी होती है एक बड़े ज़्यादातर बड़े हिस्से में, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन पूरा देश अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो हैंड टू माउथ है, मतलब उनके लिए तो उनको बैंकों से भी कुछ नहीं मिलता, साहूकारों से लंबा कर्ज लेके फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे किसान जो अगर आप देखेंगे तो 12 करोड़ जो संख्या है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है किसान जो आपको आएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है और पहाड़ी इलाकों में है, जहाँ बिल्कुल ज़मीन पे पता ही नहीं है वो अभी आज है और कल आपको दिखेगी कि उनकी ज़मीन ही खेत गायब हो गए। ऐसे ऐसे भी जगह जहाँ भूस्खलन होती है होता है, तो सिंचाई की सुविधा नहीं है। आप देखिए देश का एक बड़ा हिस्सा है, विदर्भ का इलाका है, आप और आंध्रा में तेलंगाना में चले जाएंगे तो सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहाँ उनकी लागत खेती की कई मामलों में ज़्यादा आती है, यहाँ भी ज़्यादा आती है लागत, यहाँ बहुत सारी चीज़ों में लागत बढ़ गई है। तो जो खेती की लागत को थोड़ा सा कम करने में मदद मिलेगी और क्योंकि सरकार एक अभी जो बड़ी योजना लेके चल रही हुई है कि 2022 तक किसानों का जो है मूल्य और किसानों की आय 2 गुना करना, ये हम सबको पता है कि गेहूं और धान से नहीं होने वाला है। ये काम गेहूं धान से नहीं होगा, ये गन्ने से भी नहीं होगा। ये होगा तब जबकि गांव का ही उत्पाद, जब तक उसका पूरा फूड प्रोसेसिंग नहीं होगा, जैसे किसान संपदा योजना बनाई गई है, तो अगर यहीं से अगर मान लीजिए टमाटर ज़्यादा हो गया और अगर टमाटर का सॉस यहीं से बन जाएगा तो कम से कम किसान जो है 1 किलो टमाटर का 50 रुपये पा सकता है, जो कि जब सीजन आता है तो आप देखेंगे कि वो 2 रुपये की 3 रुपये किलो हो जाता। तो ये चीज़ें अभी इसके लिए आधार तैयार नहीं हो पाया है। अब यहाँ देखेंगे तो 1930 में जो है मोदी नगर की मिल लगी, इसके बावजूद अगर किसान परेशान है यहाँ उस चीज़ को लेके, तो ये सारी चीज़ों को देखना। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये योजना ऐसी है जो करोड़ों के ऐसे किसानों को जो हैंड टू माउथ है, जो बिल्कुल सीमांत जाके बैठे हुए या मजदूर बनने की कगार पर है, उनको मदद करेगी जी। ऐसा मुझे लगता है। और देखिए भारत सरकार है, आप देखिए 75,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। इतना बड़ा देश में आप 75,000 करोड़ ले आ रहे हैं। इंटरिम बजट में आप बहुत बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। आगे चल करके मुझे लगता है कि सरकार पर दबाव बनेगा और इस राशि को 15,000, 20,000 या प्रति एकड़ करने का दबाव भी बन सकता है और सरकार आगे सोच भी सकती है जैसे जैसे स्थितियाँ सुधरेगी, मुझे लगता है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है और बहुत दिनों से मांग हो रही थी इसकी कि कुछ इस तरह किया जाए। ठीक है, अभी प्रति एकड़ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है जो जी। अच्छा, जो ये बजट रहा है इसमें
जो एक गांव के ऊपर जो पूरा असर पड़ेगा इस बजट से, जैसे कि उन्होंने और भी बहुत सारे एलोकेशंस जो है बढ़ाए हैं, जैसे कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का है, नरेगा का एलोकेशन है, तो इन एलोकेशंस को बढ़ाने से सिरोही जी आपको लगता है कि गांव की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? जैसे नरेगा का एलोकेशन बढ़ाया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का बढ़ाया गया है, तो इससे गांव के जो लोग हैं, गांव की ज़िंदगी पर इससे क्या असर पड़ेगा? गांव में जाने का मतलब है पैसा, कि वो वापस पलट के शहर की तरफ आता है। लोग उससे कुछ ना कुछ खरीदते हैं, उनको काम भी मिलता है, कुछ खरीदेंगे, मजदूरी मिलेगी, तो तमाम तरह का उसका पूरा साइकिल जो है वो घूमता है और पूरी इकोनॉमी में उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि गांव में स्थिति अभी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है पैसे की दृष्टि। यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, यहाँ तो फिर भी बहुत ठीक है, लेकिन आप बहुत इंटीरियर में चले जाइए, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है या अपना बुंदेलखंड वाला इलाका है, मैं गया था वहाँ, कुछ किसानों ने पहले आत्महत्या की थी। मैंने देखा उनके पास पीतल के बर्तन भी नहीं है, सिल्वर के बर्तन थे, टूटी फूटी 1-2 चारपाई पड़ी थी, और गाय भी ऐसी थी जो चर के आती है, 1 किलो दूध देती है, 2 किलो दूध देती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और दूसरी बात यह है, इस सरकार ने जो सैद्धांतिक फैसले लिए, मैं उनका बड़ा सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग अभी ये बात हुई यहाँ स्वामीनाथन आयोग की। स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट में लिखा है, कितने लोगों को पता है कि क्या क्या लिखा है? पढ़ी है क्या? ये जो सिंचाई की बात हो रही है, सुनो, सिंचाई की जो बात हो रही है, 99 प्रोजेक्ट परियोजनाओं को मोदी जी ने पहले टारगेट में लिया, उसमें से 71 जो है पूरी होने वाली है, मार्च तक 31 हो जाएंगी। अब आप लेकिन अब जैसे जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जिन योजनाओं की, यहाँ पे कितने किसान हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि ये सरकार ये काम कर रही है? आप अपना हाथ उठाइए और बताइए। मैडम, योजना के बारे में तो मेरे को कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने हाथ उठाया। बजट की बात बताएं, हम छोटे किसान हैं, तो बजट के बारे में किसान बजट के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसका बजट का कोई बेस नहीं है। ये योजना अच्छी योजना है, इसके बारे में जब आ जाए तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन आप फिलहाल उसका स्वागत करते हैं कि आपके हाथ में पर इससे लाभ कुछ नहीं है। सालाना 6000, और जो डिवाइजन होना, मतलब 4 बीघा अगर एक पे है तो डिवाइजेशन 2 लड़के हैं, तो किसके खाते में क्या आना, कैसा, कोई प्रोसीजर कुछ भी नहीं। वो तो अब जब प्रक्रिया अभी शुरू होगी तो आपके सामने आपको पता चलेगा ही कि कैसे उसको सरकार उन चीज़ों को सुनिश्चित करेगी। लेकिन मेरा जो ये आपसे पूछना है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने आपके लिए उपलब्ध तो कराई है, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या आप अपने ग्राम प्रधान या सरपंच या जो भी है, आप क्या, जब आप खेती करते हो तो आपका क्या दायित्व बनता है? क्या आपका ये फर्ज नहीं कि आप जाके पूछिए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या क्या स्कीम्स आपके नाम पर है, या आप बिल्कुल बिना जाने ही खेती करते रहते हो? एक आम धारणा क्या है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग पीछे भी बैठे हैं, बताइए। अधिकतर जो योजनाएं हैं कुछ लोगों के लिए में सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन जो ज़मीन पे उतरती है सभी के लिए होती है, उसका अधिकतर लोगों को पता रहता है। और ये जो योजनाएं चल रही हैं ज़्यादातर कुछ चंद लोगों के लिए वो उनको लाभ मिल पाता है। हाँ, तो आप ये बात मानते हैं कि आपको अभी और जानकारी की इसमें ज़रूरत है। अच्छा अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी बहुत सारी, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं और एमएसपी की जो अभी जो 2 गुना एमएसपी करने की बात थी, अवेयरनेस की बात अगर करें तो क्या कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी बहुत ज़्यादा जानकारी कि ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित कैसे होगी, ये ज़्यादातर अभी किसानों को नहीं पता? देखिए नीलू जी, इसमें क्या है कि जो एक कृषि विस्तार तंत्र है वो लगातार कमज़ोर होता गया राज्यों में। ये जो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें गोविंद वल्लभ पंत और चौधरी चरण सिंह जी जब रहे शुरू में, उन्होंने एक तरह से जमींदारी उन्मूलन का जो काम हुआ उस समय, उसके बाद जो है ये लोग लगातार अवेयर भी करते थे और काफ़ी बड़ा एक संगठित जो है एक तंत्र था जो कृषि प्रसार में मदद करता था। अब वो काम विश्वविद्यालयों के या कृषि विज्ञान केंद्रों के हवाले है जो बहुत दूर दूर हैं। आमतौर पर वो एक कमजोरी है कि जिसके नाते जो अभी आपने सवाल एक पूछा, तो अभी बहुत सारी योजनाएं जो हैं अभी चल रही हैं, जो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, जो बड़ी योजना है जिसमें काफ़ी धन खर्च हो रहा है, वो तो पहुंच जा रही हैं, क्योंकि जहां उसको लगता है किसान को कि यहाँ इंटरेस्ट है हमारा, और उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी बहुत सारी चीज़ों में जो सर्वे आ रहे हैं अभी उसका फ़ायदा हुआ कि जैसे बहुत जगह जो फर्टिलाइजर्स थे उसका जो इम्बैलेंस यूज था जी, वो कम हुआ है, उसका कीटनाशकों का जो है खर्च वो कम हुआ है, तो ये इससे फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन बहुत सारी योजनाएं जो है, जैसे सिंचाई की योजना है,
ये अब जो योजना है पता लगा कि 3 लाख करोड़ चाहिए जिन योजनाओं के लिए, उनको आप रातों रात तो नहीं खर्च कर सकते जो है। बिल्कुल। तो अभी कई योजनाएं ऐसी हैं जो नई आई हैं। उनमें जैसे अभी एक बड़ी योजना है जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं, वो ये है फूड प्रोसेसिंग का। हाँ। फूड प्रोसेसिंग पर काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, इस मिनिस्ट्री पे काफ़ी पैसा जोर दिया गया है और कई जगह पर जो फूड पार्क और ये सब बन रहे हैं, ये असल में क्या है कि अभी रातों रात हो नहीं सकता, इनको बनाने में समय लगता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई योजनाएं आई हैं। तो आपको लगता है कि असर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया कि कृषि प्रसार का, जो योजनाएं हैं उनको कैसे प्रसारित किया जाए किसानों के बीच में। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी इस समय ज़रूरत है और बहुत सारे किसान हैं जो योजनाओं का स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें योजनाओं की डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं पता है। अच्छा, एक चीज़ और जो हरवीर जी आपसे बात करेंगे, एक और घोषणा जो सरकार ने इस बार की थी वो थी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की। अब वो एक गांव के जीवन पर, जो बहुत सारे किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, जिनके पास गाय हैं, भैंसें हैं, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? एक आयोग ये ऐसी क्या पहल करेगा आपको लग रहा है? और जो गांव का किसान है जो आज पशुपालन कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा इससे? कामधेनु योजना जो है ये बहुत ही अच्छी योजना है। हाँ। इसके बारे में अगर किसान इसे अपनावे अगर, तो इसका डबल फ़ायदा ये होगा कि एक तो खाद की हमें खेती में ज़रूरत पड़ती है जी, और जो खाद पड़ता है हमने डाई लगानी पड़े ना यूरिया लगाना पड़े, और इसका जो है नगद आमदनी है, दूध बेचो और ले, खाद भी बिकेगा हमारा, दूध भी बिकेगा। तो और लेकिन इसमें क्या है, किसान ने करना बंद कर दिया, करे तो कोई और फ़ायदा हुआ मुझे। अच्छा, अगर किसान करना चाहे तो इससे बढ़िया योजना ही नहीं कोई। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाइए, आप सबके पास यहाँ पे गाय भैंस है? हाँ, हाथ उठाइए। सबके पास है। अरे सबके पास है, लेकिन हाथ सबके क्यों नहीं उठ रहे फिर? हाँ, आप समझ में आ रहा है सबके पास गाय भैंस है, तो इसका मतलब जो राष्ट्रीय ये कामधेनु आयोग है उसका कुछ ना कुछ तो फायदा आपके पास पहुंचेगा। अच्छा, गाय जो पशुपालन को लेके आपके लिए, पशुपालन की अगर हम बात करें तो क्या समस्याएं हैं आप लोगों के बीच में, कि जो गाय से जुड़ी हुई, जो गाय और भैंस से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो वो क्या है? मैडम, 2 बात आई, एक तो कृषि प्रसार और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जी। सरकार ने जो भी कृषि प्रसार कार्यालय खोल रखे हैं या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे कृषि का प्रसार करें, गांवों में हमें उन्हें अवगत कराएं। बिल्कुल। कोई कृषि प्रसार अधिकारी कर्मचारी गांवों तक नहीं आता तो किसानों ने क्या पता लगे बिल्कुल कृषि प्रसार की क्या योजनाएं हैं या प्रचार कोई नहीं करता। दूसरा सवाल आता है, अभी सुरोई जी ने कहा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। सरकार ने जो वायदा किया था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, उनमें केवल खाद, बीज और जुताई का जो खर्चा है उसका 1.5 गुना कर दिया है किसान को दिखाने के लिए। चलिए, आपकी जो समस्या आप ये बता रहे हैं, इस पे सिरोही जी से एक जवाब ले लेते हैं। सिरोही जी, आप इनके प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, स्वामीनाथन आयोग में जो रिकमेंडेशन है 1.5 गुना लागत और परिवार का जो खर्च उस पर जुड़ता है उस पर 1.5 गुना यानी 50% लाभ जोड़ के देना है। एक बात ये हो सकती है कि हम C2 माने या A2+ FL माने, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सरकार ने ये तय कर लिया कि हमको लाभकारी रेट देना। ये कोई छोटी बात नहीं। आपसे पहले ये पूरे समझ लो कि जब से आयोग की रिपोर्ट आई है उससे पहले भी सैद्धांतिक रूप से ये बात ही तय नहीं हुई थी कि किसान को देना कितना है। CACP ने जो रिकमेंडेशन कर दी सबसे ले ला के वो कर दिया। उस लागत को तय करने का भी जो तरीका है वो भी बहुत विसंगतियों भरा है, उसमें भी बहुत काम होने की जरूरत है। उस पर भी काम जो है सरकार कर रही है कि कैसे लागत निकालनी है। और देश भर के किसान संगठन कह रहे हैं कि C2 पे मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूँ C2 पे मिलना चाहिए, हम भी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अभी जैसी परिस्थिति है उसमें A2+ FL करके जो दिया है तो सैद्धांतिक रूप से सरकार ने मान लिया कि किसान को, देश भर के किसान को लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। स्वामीनाथन आयोग में ये भी कहा है कि हम गेहूं और धान पे चले गए हैं। हमें जो मोटे अनाज हैं, जो गांव में कुपोषण फैला है, पहले हमारे यहाँ चना भी होता था, मटरी भी होती थी और मोटे अनाज पैदा, मक्का और बाजरा, ये सब चीज़ें पैदा होती थी। उससे क्या है कि फसल चक्र भी हमारा ठीक बना रहता था। दूसरे, गांव में कुपोषण नहीं था।
हर चीज़ हर आदमी को खाने को मिल जाती थी, मजदूर को भी मिल जाती थी। आज जो पैसे वाला है वो चना खा सकता है 30 रुपये 40 रुपये किलो का, गरीब आदमी कैसे खाएगा? तो उसके पे भी स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। इस सरकार ने उसकी खरीद की भी व्यवस्था की है। दलहन में इस बार जो है, पिछली बार 20 लाख टन दाल खरीदी है। पहले दाल कौन खरीदता था? तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसमें नहीं किया है। दूसरी बात, स्वामीनाथन जी ने सिंचाई के ऊपर जोर लगाया। अभी हमारे यहाँ जिस इलाके में हम बैठे हैं, यहाँ एवरेज पर हेक्टेयर का जो उत्पादन है वो 4 टन का है। यहाँ के लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन वो बैरानी इलाका जहाँ बारिश के पानी से ही लोग पैदा करते हैं, वहाँ जो पर हेक्टेयर डाटा है वो है 1.2 टन, यानी सवा टन के करीब, 1.25 टन वहाँ पर हेक्टेयर का पैदा होता है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई जाएगी उसमें फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 99 परियोजनाएं जो बंद पड़ी थी, 50 साल से बंद पड़ी हुई परियोजनाओं को प्राथमिकता लिया और 99 परियोजनाओं को लेके अभी मार्च तक जो है 71 पूरी होने जा रही। सरकारी मशीनरी किस तरह की है? तो कहीं ना कहीं एक ऐसी शुरुआत जरूर हुई है जो कि पहले की सरकारों ने नहीं की है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री ने जिन बातों की घोषणा की है, अगर सरकार के साथ साथ किसान भी उसको उठाने में लगेगा तो मैं समझता हूं कि देश का किसान भी जल्दी खड़ा हो सकता है। अगर टांग खींचने में लगेगा तो कैसे होगा? बिल्कुल। अब मैं अपने पहले वाले प्रश्न के ऊपर जाऊंगी। आप उस पूरे सवाल को आप एमएसपी की तरफ खींच के लेके गए थे। मेरा सवाल ये था, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की गई है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पशुपालन में हैं, जिनके पास गाय है, भैंस है। इस आयोग के आने के बाद आपको किस तरीके का फायदा होगा? पहली बात तो ये कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं गाय भैंस को लेकर और उनसे जो जुड़ी क्या समस्याएं हैं, पहले मैं वो जानना चाह रही थी। हाँ, एक एक करके बताइए। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मामूली से किसान है जी, साल भर में गन्ना पैदा करें जी, गन्ना पैदा करना है अपना गिर जैसे मिल में जाए जी, मिल में जाकर उसको पेमेंट नहीं हो रहा। जो 3 साल तक कहाँ तक तो पशु खरीद लें, कहाँ तक उनका चारा लिया मैं जी, छोटे छोटे जमीन है जी, कहाँ तक तो अपना खर्चा चला हुआ है, कहाँ तक पशुओं का चला हुआ है, पैसे नहीं हमारे पास। हाँ, तो पशु को कैसे? और जो सरकारी योजना है जी वे किसानों तक नहीं आ रही जी। हाँ। ये किसान यहाँ बैठे 1% आज पूछिए जी का क्या योजना, कोई से एक भी बता देने में से। तो एक जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई, आप कह रहे हैं कि पशु, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप पशु को खरीदेंगे कैसे? हाँ जी। बाकी पशुओं के चारे से लेके उनको इनके खान पान को लेकर क्या समस्याएं हैं? और कोई किसान बोलना चाहेगा? असल में पशुपालन एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। गाय पशुपालन के अंदर जब बछड़ा हो जाता है पैदा गाय के अंदर, तो हम ही लोग छोड़ते हैं उनको, ठीक। उसके बाद अभी तक ये व्यवस्था, मतलब ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि हम परेशान थे, उनका कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाता था, जैसे भी होता था। लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि उनका कोई निस्तारण नहीं है, कोई आश्रय गृह नहीं है, अगर आश्रय गृह है भी तो उनमें उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो गाय, और उस चीज को देख के दुख भी होता है, अपनी फसल को देख के भी दुख होता है। ठीक है। जो गाय की नस्लें अभी हैं यहाँ पर, उनकी नस्ल पर भी काम करेगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ऐसा अभी लगता है, क्योंकि अभी पूरी प्रक्रिया उन्होंने कैसे करेंगे क्या है वो भी सुनिश्चित नहीं है। गाय की नस्ल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जैसे उन्होंने बोला कि गाय बहुत कमज़ोर हो गई हैं, जो गाय की नस्ल कैसे इम्प्रूव हो सकती है, उससे जुड़ी क्या समस्याएं गाँव में, वो शायद अपनी पूरी बात ठीक से नहीं कह पाए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही है जी। जो वास्तविक समस्या है खासकर गोपालन में, आयोग बनाने से क्या है कि एक तो नस्ल सुधार होगा जी। अगर कोई भी गाय वो वायबल है किसान के लिए पालना, उसके लिए लाभकारी है तो वो पालेगा, नहीं तो क्या करेगा? बिल्कुल। खुद खाएगा या उसको खिलाएगा? तो गाय छोड़ना किसान की मजबूरी है। बछड़ों की उपयोगिता नहीं है तो बछड़ा छोड़ना उसकी मजबूरी है। लेकिन हो ये रहा है कि अभी जो आयोग की बात हुई है, आयोग के माध्यम से ये है कि नस्ल सुधार पे भी बहुत जोर दिया जाएगा। और अभी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आई है जो एक्स और वाई सीमेन में से अलग करती हैं, उसमें से बछड़े जितने पैदा कर रहे हैं, गाय कितनी पैदा करनी है, वो बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा पहले आ चुकी। हमारे यहाँ उस पर काम ही नहीं हुआ, हमने अपने देसी गोवंश पे काम ही नहीं किया। तो कम से कम इस सरकार ने पहल की है कि दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में भी आए और अच्छी नस्ल की गाय जो अच्छा दूध देने वाली हो
जो अपना पेट भी पालें और किसानों का भी साथ में पेट पालें। अगर इस नस्ल की गाय आती है तो मैं समझता हूँ कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा उसमें। आपसे ही थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अरविंद जी, इन्होंने कहा कि बहुत जो यहाँ की जो नस्ल की गाय है वही गाय जो ब्राज़ील में जाती हैं वो एक दिन में कितने लीटर दूध देती हैं, लेकिन हम वो उस तरीके का उनका वो नहीं, उन्होंने ब्रीड पे काम किया मैडम। अच्छा, उन लोगों ने ब्रीड पे काम किया है, हमने इनब्रीडिंग करके उन नस्लों को ख़त्म कर दिया, उनके दूध देने की क्षमता को घटा दिया। अभी देश भर में कुछ लोग, चंद लोग हैं, जैसे नूर महल आप जालंधर चले जाओ तो आशुतोष महाराज का जो आश्रम है, उनकी जो गौशाला है कामधेनु गौशाला, उसमें स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी जो साहिवाल नस्ल की गाय हैं, गिर नस्ल की गाय हैं, थार परकर हैं, उन्होंने नस्ल सुधार पे काम किया है, उनकी गाय बहुत अच्छा दूध दे रही, तो उन्होंने ब्रीड पे काम किया। ऐसे देश भर में बहुत सारे, हमारा जो ये नागपुर में गौ विज्ञान केंद्र है उसने काम किया है। मैं जानता हूँ पूना के पास एक अन्ना है, अन्ना ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे बहुत देश भर में छोटे छोटे लोगों ने केवल नस्ल सुधार पे काम किया, लेकिन उन्होंने अपने दम पे किया। बिल्कुल। अब जो जिन लोगों ने अपने दम पे किया है, सरकार उन्हीं में से छांट के आयोग बनाएगी और उन्हीं को आगे बढ़ाएगी, ताकि देश का जो गोवंश हमारा बिगड़ा है उसको फिर से सुधार लिया जाए। बिल्कुल। आज 5-6 लीटर दूध देने वाला जितना पशुधन है वो किसान के लिए घाटे का सौदा है। और मैं समझता हूँ कि 1 किलो पे अगर 1 लीटर दूध का उत्पादन होता है तो 10 रुपये किलो, उसको 10 रुपये लीटर का घाटा उसको उठाना पड़ता है उसको। तो घाटे का काम कौन करेगा? खेती भी घाटे का सौदा है और पशुपालन भी, तो दोनों घाटे का सौदा तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उसको कैसे लाभकारी बनाना है, आयोग उसमें बहुत बड़ी मदद करे। बिल्कुल। हरवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, इस पर कोई सुझाव आप अपनी तरफ से सरकार को देना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें आप उसमें शामिल करें, ताकि जो आम किसान है जिसके पास गाय और भैंस है उन तक वो फ़ायदा पहुंच सके? कोई ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से सरकार को? इसमें तो यही है कि इनका किसानों को लोन दिया जाए। अच्छा। लोन में जो है बड़ी दिक्कत आती है किसानों को, उसमें पशु खरीदने के लिए खरीदने के लिए, और उस पर जो है ब्याज पे छूट दी जाए, जिससे किसान जो है अपना उसका, क्यों यहाँ गाँव में जो है दूध की बिक्री शहर में 50 रुपये लीटर है, यहाँ है 20 रुपये लीटर गाय की। हाँ। और ये जो है गवर्नमेंट सीमेंस, अगर ये इसका गाय का, ये जो पीछे अखबार में पढ़ा था कि बछड़ा देती हैं, बछिया देवगी, तो ऐसा सीमेंस का चल रहा है। अगर ये आ जाए उसमें तो बछड़े की समस्या भी हल हो जाए। गाय तो बछिया तो सब रखना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन बछड़ा जो है वो किसी के यूज में नहीं आता, तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब ये जो समस्या बछड़े की ये है तो हमारी दी हुई, भाई हम नहीं तो छोड़ रहे हैं, ये भी जो आज हमारे फसल खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी जो बात चल रही थी कामधेनु आयोग की, उस पर आयोग के बारे में मैं एक बोलना चाह रहा हूँ। जैसे हम कह तो रहे हैं कि हम अपनी नस्ल सुधारेंगे, लेकिन नस्ल कैसे सुधरेगी? अब जैसे जो पहले हमारी देसी गाय होती थी वो 5 या 6 किलो दूध देती थी, वो कम राशन खाती थी, 5-6 किलो दूध कम समय देती थी, लेकिन उसका खर्चा भी कम था। बिल्कुल। अब जो हमने ये अमेरिकन जो जर्सी या इन पर नस्ल जो हम काम कर रहे हैं, जो अब गाय हमारे पास हैं, ये पूरे दिन कितने राशन डालो, इनकी कोई पूर्ति का कोई है नहीं। दूसरी बात, दूध कम देती है। गिर गायें, अब गिर अगर गुजरात से गिर गायें लाए तो दूध पड़े कम देती है, लेकिन उसका दूध 120 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो किसान अगर खेती से अलावा कुछ करेगा, मतलब अगर खेती पर डिपेंड कर, क्योंकि छोटी छोटी पूंजी हो गई है, खेती भी बट के छोटे हिस्से में हो गई है, किसान साथ के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करे कि उसकी अपनी मतलब खेती के साथ साथ कोई और इनकम का भी स्रोत जोड़े। वो इसलिए नहीं कर पाता कि किसान को पैसा समय पे मिलता नहीं, ना पैसा उसके पास है। इसमें एक बहुत बड़ी, मैं बताऊं, मोदी जी ने और योगी जी ने एक योजना चल रही थी पहले, जो अखिलेश यादव जी ने चलाई थी हमारे उत्तर प्रदेश में, कामधेनु योजना। तो उसमें क्या था, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का लोन था। उसमें हम अपनी गाय खरीद के, भैंस खरीद के डेयरी चला सकते थे। मैं ये मतलब अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब से योगी जी सरकार बनी है, नरेश जी आपको पता होगा, जानकारी होगी कि कामधेनु योजना बंद कर दी गई है। अब कोई लोन किसान को किसी भी, ना भैंस के लिए ना गाय के लिए, योगी जी ने अभी करा कि 6 पशु के लिए हम पैसे देंगे 30,000 रुपये के हिसाब से। अब ना तो 30,000 में गाय आएगी ना भैंस आएगी। पहले कम से कम ये तो था, बहुत आपने देखा भी होगा, सब गाँवों में ज़्यादातर हमारी इस रोड पे ले लो, 8-10 गाँव पड़ते हैं, कम से कम 5-6 कामधेनु डेयरियाँ हैं।
तो हमें मतलब मैंने खुद कामधेनु डेयरी मेरे भाई ने कर रखी है। इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, और जैसा हरवीर जी ने भी कहा कि जब तक गवर्नमेंट किसानों को सहारा नहीं देगी, लोन के रूप में किसी भी रूप में सहारा नहीं देगी, तो कैसे लोन सरकार किसानों को दिया जाए ताकि वो पशु और जो गाय भैंस है आप उनको आराम से खरीद सको, इस पे भी शायद ये सुझाव सरकार तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं सरकार ने की थी। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं उनको लेकर भी कुछ इंटरेस्ट वेवर्स सरकार ने अनाउंस किए हैं। जैसे जब खेती खराब हो जाती है तो उस पे इंटरेस्ट सबवेंशंस दिए गए हैं, तो उनसे जो आम किसान है उसको क्या फ़ायदा इस समय से पहुंचेगा? नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा नीलू जी कई काम हुए, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो अभी कामधेनु की बात कर रहे थे, अभी जो हमारा पूरा देश है ना, जो खेती बाड़ी जहाँ हो रही, अच्छा संपन्न खेती बाड़ी वाला, और जहाँ किसानों की आत्महत्याएं नहीं हो रही जिस प्रांत में, उसमें 1-2 प्रांत ऐसे शामिल हैं जहाँ सबसे बढ़िया पशुपालन हो रहा है। पशुपालन जो है वो एक तरह से खेती को सपोर्ट करने वाला सबसे मज़ेदार, सबसे महत्वपूर्ण जो है जिसको कहिए कृत्य है। और गुजरात में भी अगर तरक्की हुई है तो जो सहकारिता, डेयरी सहकारिता है, वो उसका बड़ा योगदान है। जो है वहाँ सुबह का पैसा शाम को मिल जा रहा है, आप कहीं भी जाके देखिए तो वो है। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो पूरे देश भर में देखिएगा तो पशुपालन राज्यों का विषय है, और हमारा पशु चिकित्सा का ढांचा भी कमज़ोर है। पशुओं को पालने की लागत बढ़ रही है, और ये जो देसी गायें हैं जो आप बता रहे थे, ये अलग अलग जलवायु में वो झेल लेती थी। अब जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर पड़ रहा है, क्योंकि हमने देसी को ख़त्म कर दिया धीरे धीरे करके। अब फिर देसी बीजों की ओर ये देश लौट रहा है, अब फिर देसी गायों की ओर लौट रहा है, और हम अपने प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, ये देखते हुए कि हमारे पुरखों ने जो रास्ता अपनाया था हम उसे वापस अपनाएं। अब ये प्राकृतिक आपदाओं वाला देखिए, ये आपदाएं बढ़ रही हैं लगातार। कभी कभी तो कुछ ऐसी आपदाएं हैं जैसे अभी जो जम्मू कश्मीर में आई या सुनामी आया, ऐसा कभी पहले सुना नहीं गया था कि ऐसी भी आपदाएं आती है। सूखा जो है वो नियमित तौर पर है। पिछले बार 2016 का जो सूखा आया, उसके बाद ये योजना बनाई गई कि किसानों को प्रति एकड़ देने वाले जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। आपदाएं जो है अचानक, तो देखिए ऐसा कि आपदाओं का नियंत्रण भी कैसे हो और कैसे मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी इस समय केंद्रीय टीमें जिन राज्यों में सूखा है वहाँ पहुँच जा चुकी है। तो सवाल यह है ना कि राज्य सरकारें भी थोड़ा जागरूक रहें, क्योंकि खेती कुल मिला के राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार के पास कुछ नीतिगत मामले हैं जिनमें वो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तो राज्यों को ज़्यादा जागरूक बनाने की ज़रूरत है। ज़्यादा अब केवल किसी विज्ञान केंद्र के भरोसे अगर आप चाहेंगे किसी विस्तार हो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल किसी विश्वविद्यालयों से भी नहीं हो सकता है जो है। और वो भी उसके अलावा जो किसान है ना, वो खुद ही वैज्ञानिक है अगर आप देखेंगे। अब यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने यहाँ के हिसाब से रास्ते बनाए हैं, तो उनको भी सम्मान देने का एक नया रास्ता सोचना होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नई नई योजनाएं हैं ये ज़मीन पर आए, उसके लिए किसानों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया जिलाधिकारी को, कोई योजना है जो आपके गांव में नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर आएगी, उनको लगेगा भाई इनको तो पता चल गया है। लेकिन जो अभी पशुपालन की जो बात हो रही थी सिरोही जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिया गया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि फिशरीज, अब यहाँ पे तो मछली पालन इस एरिया में इतना नहीं होता है, पशुपालन ही हो रहा है। ये कितना लाभकारी होगा किसानों के लिए इस 2 डिपार्टमेंट्स को अलग करना? देखिए, डिपार्टमेंट अलग करने का बड़ा फ़ायदा होता है कि फिशरी वाले, मान लो यहाँ फिशरी का नहीं है, यहाँ तो पशुपालन का है। और अभी मैं जानकारी भी दे दूँ, नई जानकारी होगी, अब पढ़ा भी होगा, आपको ध्यान नहीं होगा। जैसे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड था, ऐसे पशुपालकों के लिए भी क्रेडिट कार्ड जी, और जो मछली पालने वाले लोग हैं उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी सरकार ने दी। हाँ। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि अगर अभी जो नाबार्ड की रिपोर्ट आई है उसमें जो संस्थागत ऋण है उसका अमाउंट बढ़ा है जी, जो साहूकारों से लेते थे देश भर में वो घटा कम हुआ है। तो सरकार का ये पॉजिटिव है कि वो कम से कम संस्थागत ऋण तक किसान की पहुंच या पशुपालक की पहुंच पहुंचाने के लिए जो है प्रयासरत है। तो ये एक अच्छा साइन है। और अभी जो पशुपालकों के लिए और मत्स्य पालन वालों के लिए जो क्रेडिट कार्ड बनेगा उसका भी फ़ायदा निश्चित रूप से रोज़मर्रा के जो पशुपालक हैं उनके खर्चा चलाने में जो परेशानी होती है उसमें इसको कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि अगर फिशरी अलग रहेगी और पशुपालक अलग रहेगा। और कृषि के बाद सबसे बड़ा जो और ख़ासकर उन बैरानी क्षेत्रों में जो जहाँ फसल का उत्पादन बहुत कम है
वहाँ केवल गुजारे का साधन ही दूध है। चाहे आप राजस्थान में चले जाओ या बाकी प्रदेशों में चले जाओ, गुजरात में भी चले जाओ आप, तो पशुपालक जो है वहाँ उनका मुख्य व्यवसाय है और खेती साथ साथ करते हैं। बिल्कुल। तो पशुपालन से, और जो बाकी भी क्षेत्र है उसमें भी पशुपालन का बहुत, मैं समझता हूँ कि फायदा कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ किसानों को मिलेगा इन दोनों डिपार्टमेंट्स को अलग करने से। अच्छी ब्रीड की देसी नस्ल की गाय हम अपना, अगर यहाँ उसकी संख्या बढ़ती है और धीरे धीरे जो ये नस्ल है जो इनब्रीडिंग से ग्रस्त है इसको हटाते हैं हम, तो मैं समझता हूँ कि किसानों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये है कि वैल्यू एडिशन पे बहुत जाने की ज़रूरत है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ ये फसल की आय किसानों की आय दुगनी हम कैसे करेंगे। मैंने देखा है जिन किसानों ने खेती के अलावा कुछ और व्यवसाय किया है या अपने ही माल को वैल्यू एडिशन पर डाला है तो वो फ़ायदा लिया है उन्होंने। चलिए अब इस समय इस पे जान लेते हैं कि यहाँ दीपक जी ने जो है वो लगा रखा है। ऐसे किसान हैं जो कि खेती के अलावा कुछ और भी कर रहे हैं, तो इस तरह से खेती के अलावा कुछ और करने वाले किसान हैं यहाँ पर? हाँ है यहाँ पर। एक दो बस। आप क्या करते हैं बताइए, आप खेती के अलावा और क्या कर रहे हैं? मैडम मैं कामधेनु डेयरी भी है हमारे, और हम अच्छा। जो है ऑयल उद्योग भी हमारा है, मतलब तेल, सरसों का तेल निकालने का। अच्छा ठीक है। और मैं कोका कोला खेती के डिस्ट्रीब्यूटर अलावा आप सरसों के तेल का निकालने का काम करते हैं और डेयरी है। डेयरी। ऐसे और कोई भी किसान है जो खेती के अलावा कुछ और कर रहे हैं? ज्यादातर लोग कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, तो शायद अब जरूरत यह है कि अब आप खेती के अलावा आप खेत से ही जुड़े हुए और क्या काम कर सकते हैं उसकी खोज आपको करनी है और सरकार से वही गुहार लगानी कि आप मेरी इस मामले में मदद करिए। लेकिन ऐसी बहुत सी और योजनाएं हैं जैसे कि उज्ज्वला योजना, जो गांव की कच्ची सड़कें थी वो आज पक्की हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार ने आपके गांव का फायदा किया है? बजट से हटकर इसको देखते हैं। हाँ, मैं उन लोगों से सुनना चाहती हूँ जिन्होंने भी बिल्कुल बात नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बात ही नहीं किया आज इस प्रोग्राम में। देखिए, कामधेनु डेयरी योजना हो या कृषि योजना हो, सारी चीज़ें, योजनाएं जो हैं हमारी डिपेंड जो है हमारी सिंचाई के ऊपर डिपेंड है। और हमारे यहाँ स्थिति इस समय ये हो चुकी है पिछले 2 वर्षों से कि हमारे क्षेत्र का वाटर लेवल बहुत डाउन होता जा रहा है। तो हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई ऐसी योजना लाए कि जितनी भी नहर हैं, बम्बा है, नाली है, गांव के तालाब, पोखर जो भी हैं उनमें उनको मिलाया जाए ताकि बाहर से पानी आके गांव का वाटर लेवल बना रहे और ये परेशानी ना बने। ये मतलब एक हमारी आशा है कि वह सरकार इस तरफ भी कदम उठाए। ठीक है ना? ठीक है। आपदा के ऊपर मैंने इस सवाल का जवाब दिया कि सर आपदा के बारे में बता रहे थे कि भाई सूखा। ठीक है, एक आखिरी सुझाव आप लोगों से लेंगे, फिर मैं पैनलिस्ट के पास आखिरी कमेंट्स के लिए जाऊंगी। एक सुझाव जो आप मौजूदा सरकार को देना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, उसे कोडिया तालाब के नाम से फेमस है, मंदिर है बहुत फेमस। तो वहाँ पे हमारे नरेश जी ने इनके प्रयास से, जो मुझे इनका धन्यवाद करना पड़ेगा कि इनके प्रयास से यहाँ पे पूर्व डीएम थे इंद्रजीत वर्मा जी, इन्होंने उनसे प्रयास करा तो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा तालाब, मतलब लगभग मेरा अपना मानना 20 बीघे में, 20 से ज़्यादा ही होगा मैडम, वो तालाब खुदवाया, उसका साफ़ सफाई का वो कराया और उसका सौंदर्यकरण बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन सबसे बड़ी ये तो ज़रूर है मैडम कि पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है हमारे पूरे गाँव में, सबके गाँवों में घर घर समरसेबल लग गए हैं जो नलकूपों में बंद। अच्छा, तो बेसिकली पानी का लेवल डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट ने जरूर काम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया जो एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उससे क्या असर होगा, जो 6000 की सालाना राशि है उसका अनाउंसमेंट है, उस पर क्या असर पड़ेगा किसानों के जीवन पे, इन सारी बातों पे हमने चर्चाएं की। अब चलते चलते एक आखिरी कमेंट्स आप लोगों से ले लेते हैं। सरकार का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन साथ साथ में अगर खाली अकेले प्रधानमंत्री चाहें कि वो बदलाव कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं, लोगों का संकल्प, किसानों का संकल्प भी अगर उसमें साथ जुड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रयास होगा। जो दीपक बता रहे थे ना, यहाँ से थोड़ी दूर तालाब है, हमने कुछ नहीं किया उसमें, केवल 5, 7, 10 लोग इकट्ठे हुए, फिर सबको इकट्ठा किया और वो मेरे ख्याल 20 एकड़ से ऊपर का तालाब है, 20 से 25 एकड़ का तालाब है, लोगों ने खोद के अपने आप से सबको ठीक कर दिया, उसको 1 पैसा भी सरकार का नहीं लगा। चलिए, तो जाने के लिए रास्ता नहीं था, उस पर 1.25 किलोमीटर सड़क जो बनाई लोगों ने अपने खेत में से मिट्टी डाल के उसको ऊंचा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के साथ किसान का संकल्प भी उतना ही जरूरी है।
समाज का सहयोग जब तक नहीं लगेगा, मैं समझता हूँ कि हालत सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल, सरकार का सहयोग लगे, साथ में किसान का सहयोग लगे और अपना अच्छा सुझाव भी सरकार को देते रहें समय समय पे। अरविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए नीलू जी, दिल्ली में जो योजनाएं बनती हैं वो अगर अंडमान में जाके क्रियान्वित होना है तो उसके बीच में जो इतने सारा तंत्र है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी कमियां होती हैं, उसमें कमियां रह जाती, क्योंकि जो योजनाएं भारत सरकार, ये तो चलिए जो 6,000 रुपये की जो योजना है ये तो भारत सरकार सीधे जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन ऐसी योजनाएं बहुत सारी हैं जो राज्य सरकार के माध्यम से ही जाती हैं। तो वो जो योजनाएं हैं राज्य सरकार के मार्फत, अगर किसान जहाँ जागरूक है वो ले लेता है। अब मैं देखता हूँ हरियाणा पंजाब में ले लेते हैं, जैसे जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जाएंगे तो उनको पता ही नहीं होता, गांव में अवेयरनेस लेवल नहीं है। तो जब अब मोबाइल संचार क्रांति आ गई है, अगर किसान खुद जागरूक है तो ये जो चौधरी चरण सिंह जी का इलाका है ये, और वो कहते थे जो है कि किसान तू एक जो है एक तरफ जो है वो अपने खेत की तरफ और दूसरा दिल्ली की तरफ देख। तो जो अवेयरनेस लेवल है ना, मतलब वो दे के गए, यहाँ तो बहुत जागरण है। तो मुझे लगता है किसान भी अगर जागरूक हो जाएगा तो योजनाओं का फ़ायदा, क्योंकि उसी के लिए आती योजनाएं। अगर मिडिल मैन जो है दूर होगा तो आप देखिए जितने बाज़ार है, कृषि बाज़ार है, अब कृषि बाज़ार की बातें होती हैं तो कृषि बाज़ारों में सुधार भी तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। किसान को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हरवीर जी, आपके लास्ट कमेंट्स, फिर मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूंगी। मैडम, ये जो सड़क योजना है, प्रधानमंत्री योजना, ये 2 बार हमारी बन चुकी है, 10 किलोमीटर 2 बार 5 साल में जी। और गाँव में इतना पैसा दिया प्रधानमंत्री गांव विकास योजना के लिए कि गांव में इतना पैसा है कि सारे गांव का काम हो रहा। कोई गांव गली ऐसी नहीं है जो कच्ची हो, सब योजना इतनी है कि अब इसमें कोई चोरी करे वे तो अलग बात है जी, लेकिन गांव ने किसी बाहर के जरूरत की पैसे नहीं है, इतना पैसा प्रधान को दे रखा। चलिए, इन सारी घोषणाओं के साथ जो एक और संकल्प है इस मौजूदा सरकार का, और वो है कि किसानों की आय को 2022 तक कैसे दुगना किया जाए। आई थिंक वही शायद अगला पड़ाव होगा। और जैसा कि सिरोही जी ने कहा कि सिर्फ सरकार के काम करने से नहीं होगा, सरकार के साथ समाज और किसान, उनका भी संकल्प इस पूरी कोशिश में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सिरोही जी, अरविंद जी और हरवीर जी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। और आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी सुझाव और समस्याएं सारी इस प्रोग्राम के ज़रिए सरकार तक पहुंचाई। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।